गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये जो टॉपिक है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर इसका टॉपिक में इसमें आता है और इसका एग्जाम में कई बार इसका सवाल आता है जो आपको इसको ठीक से पढ़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब यही होता है एक व्यक्ति का अध्ययन करना, एक वस्तु विशेष का अध्ययन करना, उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर लेंगे। ये अर्थशास्त्र के अंदर एक सूक्ष्म भाग का यदि अध्ययन करना है तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करेंगे। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि किसी व्यक्ति, किसी विशेष, किसी वस्तु या किसी सेवा का जो एक इकाई है उसका अपन को अध्ययन करना है तो अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करेंगे और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपन सहारा लेंगे। हालांकि ये जो मैंने आपको अभी बताया है ये एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर परिभाषा दी हुई है। अलग अलग ऑथर है, अलग अलग विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन अपन सामान्यतः अपन बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किसी प्रकार अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत अवयव या अंग या घटक या परिवार या फर्म या किसी विशेष रूप के उन बाजारों के सीमित साधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं या सेवाएं खरीदी और बेची जाती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह परीक्षण करता है, यह जांच करता है कि निर्णय और व्यवहार किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को प्रभावित करते हैं, जो मूल्यों का निर्धारण करते हैं, और किस प्रकार इसके बदले में मूल्य वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति और मांगों को निर्धारण किया जाता है कि किस वस्तु की कौन सी मांग रहेगी। जैसे अपन बात करते हैं कि प्याज का मूल्य कितना रहेगा, कल ये भाव थे आज ये भाव है, अपन सिर्फ प्याज की बात कर रहे हैं तो प्याज का अपन अध्ययन करना पड़ेगा। सिर्फ एक वस्तु है प्याज, तो उसका अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। तो अपन किसका अपन ये सारा लेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह परीक्षण करता है कि व्यवहार में किस प्रकार इसका उपयोग करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आमतौर पर आपूर्ति और मांग, मतलब आपूर्ति मतलब सप्लाई, पूर्ति और मांग का सिद्धांत माना जाता है। पूर्ण बाजार, बाजार का पूर्ण घटक जो प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाजार में कई क्रेताओं और कई विक्रेता होते हैं और किसी भी वस्तु और सेवाओं की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। कई वास्तविक जीवन में लेन देन अपन करते हैं, यह पूर्ण धारणा विफल हो जाती है। मतलब उसे अपन बात करते हैं धारणा भी सही नहीं होती क्योंकि कुछ व्यक्तिगत क्रेताओं और विक्रेताओं की कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इनके पास में ज्यादा लेन देन जो करते हैं किसी वस्तु का, अपन बात करते हैं कि उनके पास ज्यादा स्टॉक होता है। जैसे प्याज की जो बड़ी बड़ी मंडी है उनके अंदर प्याज जो होलसेल जो विक्रेता है उनका स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक करने के बाद में वह उसको प्याज के मूल्य को प्रभावित कर लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जा सकता है। इसमें उन अंतर्विहित संलग्न जो इसमें पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, उनकी चर्चा की जाती है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं कारणों से व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि सबका अध्ययन एक साथ करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका मतलब एक का अध्ययन करना, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में सबका अध्ययन एक साथ करना। व्यष्टि मतलब एक, समष्टि मतलब सबका। ये इसके अंदर अति महत्वपूर्ण आपको ये कई बार सवाल आता है माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है, समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या है, तो आपको इस पर आपको ध्यान रखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है, एक वस्तु विशेष का अध्ययन करना, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबका एक साथ अध्ययन करना। ठीक है, ये इसके अंदर ये आएगा जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। इन्हीं कारणों से व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में कार्य प्रणाली का परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को एक समान मान मिला जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है, एक पृथक विषय के रूप में 1930 में एक किन्स की बुक आई थी, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था
विश्व की जो महान मंदी हुई थी, ईसा की महान मंदी भी कहते हैं उसको, अ, उससे उसमें जो विकसित देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े देश थे, उनको भी गहरा धक्का लगा था इस मंदी से। और इस किन्स की जो बुक्स है उसके अंदर उन्होंने इसमें बात की है। अब अपन बात करेंगे कि अलग-अलग जो प्रोफेसर हैं, विद्वानों ने इसके बारे में क्या व्यष्टि शास्त्र के में बोला है। तो एक है प्रोफेसर गोल्डिंग। प्रोफेसर गोल्डिंग कहते हैं वैश्य अर्थशास्त्र विशिष्ट विशिष्ट प्रमेय, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों और विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। मतलब किसी विशेष वस्तु का अध्ययन करना है तो वैश्य अर्थशास्त्र का अपन सारा लेंगे। वैश्य अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। इसका संबंध व्यक्तित्व संबंधों से भी होता है। ये कौन कहता है? प्रोफेसर चैम्बरलिन। व्यष्टि भाव आर्थिक क्षेत्रों का संबंध व्यक्तित्व निर्णय इकाइयों से है। ये कौन कहता है? प्रोफेसर जे.एम. जोशी। ठीक है ना। एक और इसके अंदर है प्रोफेसर है व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, श्रम, साधन, स्वामित्व के आर्थिक क्रियाओं के संबंध में है। इसका ये कहता है प्रोफेसर है एडविन मैन्सफील्ड ने ये बात की है। एक अर्थशास्त्री है जो कह रहे हैं हेडरसन और क्वार्ट ने, उन्होंने बोला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो मुख्यतः जो उसने प्रकार बताए हैं वो 3 प्रकार हैं। व्यष्टि स्थैतिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बताता हूं, ढंग से सुनना उसको। व्यष्टि स्थितिकी विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। हाँ, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, परंतु यह नए और पुराने संतुलन के बीच में संक्रमण काल का प्रकाश नहीं डालता। ये इसके अंदर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सूक्ष्म प्रवैधिकी, यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन को बताती है। इसके कुछ 3 पॉइंट थे, खास पॉइंट थे इसके, तो इसमें ये भी याद करना। ये बहुत मैंने आपको जो बताया है वो एग्जाम की दृष्टि से बताया है और सारे सवाल इसमें से ये आएंगे और इतना आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। ये भी कई बार सवाल 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, बताइए। तो आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ वो उसमें पहले हालांकि मैंने अभी आपको बता दिया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सबका संपूर्ण का अध्ययन करना। इसके अंदर ये महत्वपूर्ण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति के लिए बचत लाभकारी है, जबकि इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि के लिए बचत अलाभकारी मानी जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता एवं रोजगार, सरकार का दखल नहीं है, स्वतंत्र कीमत तंत्र इत्यादि मान्यताओं पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन के साधनों का वर्तमान विवरण पहले से ही निर्धारित है, ऐसी मान्यता रखता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक संतुलन पर ध्यान दिया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन की बात की जाती है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्य में भिन्नता पाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादकता का विस्तार और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र
विश्लेषण के लिए उपकरण के रूप में कीमत का उपयोग करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का स्तर विश्लेषण के उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिवर्तन समष्टि के स्थिरता में भी हो सकते हैं, जबकि समष्टि की स्थिरता व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का कारण नहीं पड़ता। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद रखना। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन करता है। ये मैंने आपको कुछ 8 पॉइंट बताए हैं, इसके अंदर आपको याद करना है और आपको ये मुझे बताना है वापस कि ये टॉपिक कैसा लगा, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं और व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है। ठीक है, ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है। इस संदर्भ में आपके कोई कमेंट है, आपके कोई कुछ सुझाव है या आपके कुछ इसमें से कोई समस्या है तो आप मुझे बोलना। ठीक है, ओके, थैंक यू।